नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मूल्यांकन और आकलन। देखिए, यहाँ पे ना एक बहुत ज़रूरी बात है। ज़्यादातर उम्मीदवार इंटरव्यू में बस यही गलती कर जाते हैं। वो क्या करते हैं, सिर्फ परिभाषाएं बता देते हैं, लेकिन इंटरव्यू पैनल को ये नहीं सुनना। वो तो ये जानना चाहता है कि भाई आप असल में क्लास में एक स्टूडेंट को आंकेंगे कैसे। तो आज का जो ये सेशन है ना, ये थ्योरी पर नहीं बल्कि बिल्कुल प्रैक्टिकल क्लासरूम असेसमेंट स्ट्रैटेजी पर होने वाला है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आपने केवीएस की गाइड्स देखी होंगी। ये सवाल बहुत ही आम है और यकीन मानिए इसी एक सवाल से इंटरव्यू लेने वाला पैनल आपकी पूरी टीचिंग की क्षमता को परख लेता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसका सबसे अच्छा जवाब क्या हो सकता है। और यहीं पर सबसे बड़ी चूक हो जाती है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आकलन और मूल्यांकन की वो किताबी परिभाषाएं दोहराने लगते हैं जो उन्होंने पढ़ी होती हैं। लेकिन पैनल को इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं है। वो तो ये देखना चाहते हैं कि आप एक असली क्लासरूम में असली स्टूडेंट्स के साथ इन कॉन्सेप्ट्स को लागू कैसे करेंगे। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एकदम पक्का करेंगे। फिर रचनात्मक और योगात्मक आकलन के फर्क को समझेंगे। इसके बाद सीसीई की फिलॉसफी क्या है, एनईपी के साथ क्या नए बदलाव आए हैं, इन पर बात करेंगे। और आखिर में हम ये सीखेंगे कि एक अच्छा सवाल कैसे बनाया जाता है और स्टूडेंट्स को असरदार फीडबैक कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे बुनियादी चीज है क्लैरिटी। आकलन और मूल्यांकन, इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ होना चाहिए। यही क्लैरिटी आपके हर जवाब की नींव बनने वाली है। तो इन दोनों में आखिर अंतर है क्या? बहुत आसान शब्दों में समझिए, आकलन मतलब असेसमेंट एक प्रक्रिया है डेटा इकट्ठा करने की। जैसे आपने टेस्ट ले लिया, क्विज करा लिया या क्लास में किसी बच्चे को बस ऑब्जर्व कर लिया। और मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन एक नतीजा है। उसी डेटा के आधार पर एक फैसला लेना कि स्टूडेंट कैसा कर रहा है, वो मजबूत है या उसे सुधार की जरूरत है। और ये लाइन आपके इंटरव्यू के लिए गोल्डन लाइन साबित हो सकती है। इसे जरा ध्यान से समझिए। आकलन से हमें पता चलता है कि हमारी टीचिंग कहाँ काम कर रही है और कहाँ नहीं। और फिर इसी जानकारी के आधार पर मूल्यांकन हमें सीखने से जुड़े बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। तो अब जब हमें आकलन और मूल्यांकन का फर्क समझ आ गया है, तो चलिए एक और बहुत जरूरी अंतर पर आते हैं। और ये तो सीधा सीधा इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सवाल है। रचनात्मक और योगात्मक आकलन में क्या अंतर है? एनसीईआरटी ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। रचनात्मक आकलन को कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी सीखने के लिए आकलन। ये टीचिंग के दौरान ही चलता रहता है। इसका मकसद है सुधार करना, जैसे क्लास क्विज या होमवर्क। दूसरी तरफ है योगात्मक आकलन, यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन। ये किसी यूनिट या टर्म के आखिर में होता है। इसका मकसद है एक अंतिम फैसला देना, जैसे फाइनल एग्जाम में मिलने वाले मार्क्स। अब देखिए, ये जवाब इंटरव्यू में आपकी गहरी समझ को दिखाता है। इससे पता चलता है कि आपने सिर्फ परिभाषाएं नहीं रटी हैं, बल्कि आप ये भी जानते हैं कि क्लास में इन दोनों तरीकों का इस्तेमाल कब, क्यों और कैसे करना है। ये एक संतुलित और प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाता है। चलिए अब बात करते हैं सीसीई की, यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि सीसीई का मतलब है बस बार बार टेस्ट लेते रहना, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा दर्शन है, एक पूरी फिलॉसफी है। एनईपी भी जिस सीसीई की बात करता है ना, वो स्टूडेंट को सिर्फ एक नहीं बल्कि कई नजरियों से देखता है। बात सिर्फ अकादमिक प्रदर्शन की नहीं होती, बात होती है बच्चे के विकास को 360 डिग्री के नजरिए से देखने की। मतलब बच्चे को एक संपूर्ण व्यक्ति के तौर पर देखना। तो जब हम कहते हैं व्यापक या कॉम्प्रिहेंसिव, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम सिर्फ उसके संज्ञानात्मक पक्ष यानी उसके ज्ञान को नहीं देख रहे, हम उसके भावनात्मक पक्ष को भी समझ रहे हैं, उसके नजरिए, उसकी वैल्यूज और साथ ही उसके मनोगत्यात्मक पक्ष को भी, यानी उसके स्किल्स और फिजिकल एबिलिटीज। और ये लाइन ये इंटरव्यू पैनल को एकदम साफ कर देगी कि आप सीसीई की असली आत्मा को समझते हैं, कि आपके लिए शिक्षा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को समझना और उसे बेहतर बनाने में मदद करना है। चलिए अब आते हैं सबसे नए और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर। यह सीधा सीधा हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से जुड़ा है। यह है योग्यता आधारित आकलन, यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। और यकीन मानिए यही आकलन का भविष्य है। और ये सिर्फ एक ख्याल नहीं, ये अब एक नीति बन चुकी है। जैसा कि ये कोटेशन साफ साफ बता रहा है, एनईपी 2020 रटने वाली पढ़ाई से एक बहुत बड़ा शिफ्ट है।
अब पूरा का पूरा जोर योग्यता यानी कॉम्पिटेंसी और बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर है। अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए, ये फर्क को एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। एक सवाल है, प्रदूषण को परिभाषित करें। ये क्या जांचता है? सिर्फ रट्टा मारने की क्षमता। लेकिन दूसरा सवाल है, प्रदूषण कम करने के लिए समाधान सुझाएं। ये सवाल स्टूडेंट के एप्लीकेशन, एनालिसिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को जांचता है। मतलब बात सिर्फ जानने की नहीं, बल्कि उस जानकारी को इस्तेमाल करने की है। और यहीं से हम अपने अगले मौजू पर आते हैं, सवाल डिजाइन करना। एक असरदार टीचर की सबसे बड़ी स्किल्स में से एक यही है। आप कैसे सवाल पूछते हैं, यही तय करता है कि स्टूडेंट सिर्फ रटेगा या असल में सोचेगा। एक कमजोर और एक मजबूत सवाल में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। एक अच्छा सवाल स्टूडेंट को चुनौती देता है, उसे सोचने पर मजबूर करता है, उसे सिर्फ जानकारी दोहराने के बजाय कॉन्सेप्ट की गहराई में उतरने का मौका देता है। चलिए एक एमसीक्यू का उदाहरण लेते हैं। एक कमजोर एमसीक्यू बस एक फैक्ट पूछ लेगा, जैसे गुरुत्वाकर्षण क्या है, लेकिन एक मजबूत एमसीक्यू एक कॉन्सेप्ट को परखेगा, जैसे अलग अलग वजन की चीजें वैक्यूम में एक ही स्पीड से क्यों गिरती हैं। और सबसे जरूरी बात, एक अच्छे एमसीक्यू के सारे ऑप्शन सही लगते हैं। इससे स्टूडेंट की गहरी समझ का पता चलता है, ना कि सिर्फ तुक्का लगाने की काबिलियत का। लेकिन रुकिए, आकलन सिर्फ सवाल जवाब या टेस्ट पर खत्म नहीं होता। इसका असली मकसद है विकास, और इसके लिए हमारे पास दो बहुत जरूरी औजार हैं, फीडबैक और रूब्रिक्स। ये दोनों ही एक निष्पक्ष, पारदर्शी और कंस्ट्रक्टिव मूल्यांकन की नींव हैं। तो ये रूब्रिक आखिर होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये मूल्यांकन के लिए एक स्कोरिंग गाइड है। ये साफ साफ बताता है कि किसी असाइनमेंट पे अच्छे नंबर लाने के लिए क्या क्या करना जरूरी है। इससे ना अंदाजे की कोई गुंजाइश नहीं रहती और पूरा प्रोसेस पारदर्शी हो जाता है। और ये स्लाइड फीडबैक की असली ताकत को दिखाते हैं। सिर्फ ये कह देना कि गलत जवाब सीखने का दरवाजा ही बंद कर देता है, लेकिन ये कहना कि आपकी कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, लेकिन चलो इसे मजबूत करने के लिए एक बेहतर उदाहरण ढूंढते हैं, ये सुधार का रास्ता खोलता है। तो याद रखिए, प्रभावी फीडबैक एक फैसला नहीं है, ये एक गाइड है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? इंटरव्यू पैनल आखिर आप में क्या ढूंढ रहा है, वो आपको इन 4 मुख्य बातों पर परखेंगे। पहला, क्या आप इन सभी तरीकों को असल क्लासरूम में लागू कर सकते हैं? दूसरा, आपका फोकस सीखने पर है या सिर्फ नंबरों पर? तीसरा, क्या आप ऐसे सवाल बना सकते हैं जो बच्चों को सोचने पर मजबूर करें? और चौथा, क्या आप ऐसा फीडबैक देते हैं जिससे स्टूडेंट बेहतर बन सके? और हम इसी आखिरी और सबसे जरूरी विचार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। एक अच्छा टीचर सिर्फ छात्रों का टेस्ट लेता है, लेकिन एक महान टीचर मूल्यांकन के जरिए छात्रों को आगे बढ़ने में मदद करता है। हमारा लक्ष्य टेस्ट लेने वाला टीचर बनना नहीं, बल्कि सीखने में सुधार करने वाला टीचर बनना है।